मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा आपके साथ, जब तक कैश है तब तक ऐश है। एट द एज ऑफ 60 जब रिटायरमेंट कर चुका हूं, मेरे पास कुछ मौका नहीं, तब उस समय में मैं क्या कैसे कैसे मैनेज करूंगा। आपको अपना किसी काम के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जगदीश आपके लिए लेके आया हूं एक अच्छा सा टॉपिक। आज का टॉपिक कुछ अलग है, एक अलग टॉपिक ईपीएफओ से थोड़ा सा हटके है। ये टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। यस माय फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होता क्या है, बट उससे पहले मैं कुछ पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा, एक दृष्टिकोण देने के लिए कोशिश करूंगा। दृष्टिकोण ये है कि आपको पता है कि हम लोग जो लोग नौकरी में हैं वो कोरिलेट कर सकते हैं कि हम अगर 20 इयर्स में नौकरी में शुरू करते हैं एंड 60 साल में नौकरी से निकलते हैं करके, काफी 35 से लेकर 40 साल तक हम अपना जिंदगी नौकरी में देते हैं। और तो और इस दौरान बहुत सारे जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे फेजेस हमें पास करना पड़ता है। और इस फेजेस को पास करने के लिए हम अपना सैलरी जो इनकम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं अपना लाइबिलिटीज क्लियर करते हैं। बट इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट, एक छोटा सा पोर्शन हम लोग बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए, जो कि हमारे रिटायरमेंट के टाइम में अलग अलग तरीके से आपको मिलता है। जैसे हमने बात किया एक ईपीएफओ का तरफ से, जैसे देखा जाएगा तो ईपीएफ फंड में आपको पैसा मिलता है, आपको ग्रेच्युटी मिलता है, आपको बहुत सारा आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, लीप एनकैशमेंट मिलता है, इन्वेस्टमेंट जो करके रखे हैं उसका एक लमसम अमाउंट भी मिलता है, सुपरएनुएशन भी मिलता है। ऐसा करके बहुत सारा लमसम अमाउंट आपको रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है, सो दैट आप उस अमाउंट को यूज करके अपना फ्यूचर का जिंदगी, मतलब रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी अपने स्पाउस के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से जिंदगी जी कर सकते हैं, ताकि आपको काम नहीं करना पड़े और ना किसी के पास हाथ फैलाना पड़े कि आपके लिए कुछ, आपके जो बेसिक नीड के लिए आप किसी के पास जाओ। ठीक है, ये सारी चीज के लिए आप करते हैं। बट जब आप रिटायर करते हैं, आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जब रिटायरमेंट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे बुद्धिजीवी आपके पास आ जाते हैं कि सर हमारा इसमें इन्वेस्ट करिए, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, हमारा हमारे प्लान में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पेंशन स्कीम ऐसा मिलेगा। आपके पास उस टाइम में पैसा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सही तरीके से देखा जाए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस समय में। मान लीजिए कोई गलत डिसीजन है उस समय हम ले लेते हैं तो क्या होगा। अगर हम लोग कोई गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें मौका मिलेगा क्या? हमें मौका मिलेगा कि इस सुधार देंगे? बिकॉज एक 20 से 25 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में अगर भी बाई चांस मैंने कुछ डिसीजन लिया और मैंने फाइनेंशियली कुछ चीज का लॉस कर दिया या कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरे पास मौका होता है कि मैं इसको रिवाइव कर लूं। बट एट द एज ऑफ 60 जब रिटायरमेंट कर चुका हूं, मेरे पास कुछ मौका नहीं, तब उस समय में मैं क्या कैसे कैसे मैनेज करूंगा। और एक दृष्टिकोण देने की कोशिश करूंगा, आप कोरिलेट शायद ही कर सकते हैं। सोचिए कि आप रिटायरमेंट करके आए हैं आज के समय में एंड आपके पास एक लमसम अमाउंट आया है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ रुपए आपके पास आया है, फॉर एन एग्जांपल, हर तरह का चीज जमा हो गया। उस समय में जब आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, ठीक है, उस समय में मान लीजिए आपके घर में आपके बेटा है और जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं एंड उनको कुछ कमाई कर रहे हैं और उनमें से वो कुछ लोन ले रखे हैं। इस लोन को वो चुकाने के बाद, ईएमआई चुकाने के बाद मान लीजिए उनके पास बहुत कम पैसा बच रहा है घर चलाने के लिए। ठीक है, नाउ इन दिस सिनेरियो आपको क्या लगेगा? आपके वाइफ, स्पाउस, मतलब बेटे के मम्मी या आप खुद को एज ए फादर, आपको लगेगा कि मैं उसका पेमेंट कर दूं क्या, लोन चुका दूं क्या? एक लोन चुका दूं तो क्या होगा फिर? ठीक है, उसको सही हो जाएगा, उसकी जिंदगी सही हो जाएगा, एटलीस्ट उसका ईएमआई जो दे रहा था। और बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स जो व्यूअर्स हैं, वो लोग इसको कोरिलेट भी कर रहे होंगे कि हाँ ऐसा सिनेरियो क्रिएट भी हो सकता है। मगर अगर मैं कर लेता हूं तो क्या सिनेरियो क्रिएट होगा? सिनेरियो ये होगा कि आपका एक हार्ड कैश जो आपके पास है वो सडनली आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये गहन पर्सपेक्टिव, बट मेरा हिसाब से कि आप जो हार्ड अर्न मनी आपके पास है इसको आप अपने पास रख सकते हैं। और आपको मैं आज ऐसा मेथोडोलॉजी बताऊंगा कि आपको ना देते हुए भी आप अपने परिवार को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे हैं वो बताने वाले हैं हम। एक तीसरा पर्सपेक्टिव देने के लिए कोशिश करूंगा कि जो लोग लो पेंशन स्कीम में अवेलेबल हैं, जो लोग लेते हैं, उनके लिए ज्यादा पेंशन नहीं बने। आज के समय में अगर आप लो पेंशन स्कीम में रिटायर होते हैं तो आपको 6 से 7 हजार रुपए शायद ही मिल रहा होगा। मे बी फ्यूचर में ये बढ़ सकता है, बट उतना भी नहीं बढ़ेगा जितना हाई पेंशन स्कीम के हिसाब से। तो आप सोच रहे हो कि मैं कैसे मैनेज करूंगा, उनके लिए एक मौका है कि ये स्कीम अगर आपके पास है, ये स्कीम को आप अवेलेबल करके
आप अपने लिए पेंशन बांध सकते हैं, वो भी 8 साल तक। तो ये चीज जानने के लिए आप मेरे वीडियो में जो बने रहिए, तो आपको मैं ऐसा चीज बताऊंगा कि एक ऐसा स्कीम जो कि सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है, और ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, मतलब गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करता है। तो उन लोगों के लिए ये पेंशन स्कीम देखना बहुत जरूरी है। जो लोग जानते हैं आज भी क्लैरिफाई कर सकते हैं डाउट्स, जो लोग नहीं जानते तो उनको तो जरूर देखना चाहिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। इसका कुछ फीचर्स के बारे में समझते हैं। ये फीचर्स काफी शानदार फीचर्स है, आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। फीचर नंबर 1, सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स। ये बहुत सिक्योर होता है बिकॉज इसको गवर्नमेंट आपको बैक करता है। तो गवर्नमेंट जिसको बैक करता है, डेफिनेटली ये काइंड ऑफ सिक्योर काइंड ऑफ थिंग्स है, और ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट के तरह ही सिक्योर माना जा सकता है। इसमें कोई उससे कम नहीं है, ठीक है। मगर फिक्स्ड डिपॉजिट से कहीं ज्यादा बेनिफिट देता है, इसके बारे में हम आगे आने वाले समय में बताएंगे। सेकेंड है कि इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट इसमें क्या होता है कि इसको आप मान लीजिए हम लोग एक फिक्स्ड डिपॉजिट इसमें किए इस स्कीम के अंदर, आपको क्वार्टरली फॉर्मेट में पैसा आना शुरू हो जाता है, और इसको ऑटो क्रेडिट के द्वारा मतलब आप अपने अकाउंट्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये ज्यादातर ये जो अकाउंट्स होता है, आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या नेशनलाइज्ड जो ऑथराइज्ड बैंक्स होता है उसमें आप खोल सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको क्वार्टरली पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अप्रैल मतलब एक क्वार्टर खत्म हुआ, अप्रैल फर्स्ट में मिल जाएगा, फिर अप्रैल में जून खत्म होने के बाद जुलाई के फर्स्ट में मिल जाएगा, ऐसा करके आपको पैसा मिलता रहेगा, हर क्वार्टरली पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोड ऑफ डिपॉजिट। मोड ऑफ डिपॉजिट ये है कि अगर आपके पास 1 लाख से नीचे अमाउंट है, आप कैश में जमा कर सकते हैं। अगर मोर देन 1 लाख से है तो आप एनईएफटी या चेक के द्वारा आप जमा कर सकते हैं। मैच्योरिटी ऑफ द स्कीम। मैच्योरिटी इसमें यह है कि इसमें 5 साल का आपको मैच्योरिटी है। आप 5 साल के लिए आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है, आप एक्सटेंड भी मौका मिलेगा आपको 4th ईयर, मतलब 1 साल आपको मैच्योर होने से पहले 3 और फर्दर 3 इयर्स के लिए आप बढ़ा सकते हैं, मतलब 5 + 3 8 इयर्स के लिए। मगर याद रखिए आपको 4th ईयर में आपको ये रिक्वेस्ट देना पड़ेगा कि वेदर यू वांट टू एक्सटेंड इट और नॉट। तो ये मैच्योरिटी आप 8 साल के लिए आप ले सकते हैं। नॉमिनेशन इसमें आप भर सकते हैं बिफोर आप जब आप इसको शुरुआत करेंगे तब भी नॉमिनेशन उससे टाइम में भर सकते हैं, इसके बाद भी भर सकते हैं, ठीक है, अपने जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स, आप मल्टीपल नंबर ऑफ अकाउंट्स भी आप खोल सकते हैं, या सिंगल अकाउंट्स भी खोल सकते हैं, या जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं अपने स्पाउस के साथ मिलकर। बट द कंडीशन हियर इज मैक्सिमम जो लिमिट है ये आप 30 लाख रुपए तक ही आप इसको आपने अप्लाई कर सकते हैं। अगर 30 लाख से ऊपर आपने कहीं भी चेक पेमेंट किया तो आपको इमीडिएटली वो पैसा वापस रिफंड हो जाता है। तो देयर इज अ लिमिट 30 लाख है, बट मल्टीपल अकाउंट्स हम खोल सकते हैं और फॉर्मूला वही लगेगा। सबसे बड़ी फीचर इसमें है, इसमें आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोज अगर आप उसके बारे में बताऊंगा, तो प्री मैच्योर क्लोज में क्या होता है कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, ये टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ अगर कंपेयर करते हैं, तो आप टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट में आप प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते इतना आसानी से। और इसमें क्या कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं, और इसका रूल है ये कि प्री मैच्योर का जो आप देख सकते हैं, प्री मैच्योर में आप अगर 1 साल के अंदर आप प्री मैच्योर निकाल रहे हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 1 साल और 2 साल के बीच में अगर आप इसको प्री मैच्योर आप पैसा उठा रहे हैं, देन इट विल बी 1.5% ऑन द टोटल डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर लगेगा। 2 इयर्स एंड अबव के लिए अगर आप उठाना चाहते हैं तो 1% इसका आपको लगेगा, आपको टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको प्री मैच्योर चार्जेस लगेगा। बट व्हेयरएज 1 साल तक आपको कोई भी प्री मैच्योर कॉस्ट नहीं लगेगा। बट व्हेयरएज अदर वे अगर आप देखेंगे टैक्स सेवर एफडी में आप ये सब चीज का फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त स्कीम है, तो आप इसके बारे में और भी जानते हैं, आगे चलते हैं। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया फर्स्ट है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आप इंडिविजुअल हो और 60 साल से ऊपर हो तो आप इसके लिए अवेल कर सकते हैं। सेकंड है कि अगर कोई रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है तो 55 से 60 साल का अगर उम्र है, रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय मतलब जो लोग आर्मी और इस तरह के लोग नहीं है, जो लोग पुलिस सर्विसेज में नहीं है, तो उन लोगों के लिए है। तो वो 55 से अगर 60 साल की उम्र के बीच में अगर रिटायर होते हैं तो वो इसको अवेलेबल कर सकते हैं। एंड बट द कंडीशन हियर इज, किसी भी समय में अगर रिटायर होते हैं तो 1 महीने के अंदर इसको अप्लाई करना है। नॉट रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलता है आपको उससे 1 महीने के अंदर आपको ये चीज अप्लाई करना है। उससे बाद अगर कर लें तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। दैट्स अ कैच माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट जब से मिल रहा है तब से 30 दिन का काउंट होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू दोज जो डिफेंस एम्प्लॉइज है
उन लोग का टाइम्स अलग होता है, उनका रिटायरमेंट टाइम 50 भी होता है, कभी ये होता है। तो 50 से 60 साल के अंदर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन वाला 55 से 60, अगर इन्होंने डिफेंस एम्प्लॉइज और जो लोग आर्म फोर्सेस में है वो लोग 50 से 60 के अंदर अगर रिटायरमेंट होते हैं तब उनके लिए होता है। एंड वन मोर थिंग प्लीज रिमेंबर, इसमें एनआरआईज हो, हिंदू डिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ्स हो, ये लोग सारे लोग एप्लीकेबल नहीं है। तो आई मेड इट क्लियर एलिजिबिलिटी में कौन कौन है क्या नहीं है। तो इसमें और एक समझते हैं अमाउंट्स क्या क्या डिपॉजिट, कितना अमाउंट्स आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। इसमें मिनिमम अमाउंट 1000 से शुरू होता है और मल्टीपल ऑफ 1000 में आप जमा कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज के साथ जमा कर सकते हैं एंड अप टू मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। हम लोग बता चुके हैं इसमें कि आप इसमें 30 डेज के अंदर आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आप अप्लाई कर देना है। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या है आपके मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सुपर एन्यूएशन है, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है, ग्रेचुइटीज है, आपका लीव एनकैशमेंट आपका पेमेंट आ रहा है उसमें होगा, सेविंग एलिमेंट्स जो ग्रुप सेविंग्स लिंक्ड इंश्योरेंस मतलब पॉलिसीज है उससे पैसा निकलता है उसमें भी होगा, रिटायरमेंट कम विड्रॉल बेनिफिट्स अगर अंडर एम्प्लॉइज के अंदर कुछ है तो, फैमिली पेंशन स्कीम एंड एक्सग्रेशिया पेमेंट्स है। इस तरह का बहुत सारी चीज अगर को हम मानते हैं इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स में माना जाता है। तो इस सब चीज में अगर जब भी आता है उसका 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना है। अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आपका ये अमाउंट 30 लाख से ऊपर जाएगा तो आपको पेमेंट वापस मिल जाएगा इमीडिएटली। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं कि कितना इंटरेस्ट इसमें मिलता है। इतना सारी बातें हो गया, इतना हाइप मिल गया, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मच इंटरेस्ट रेट। मैं आपको मौका देता हूं, कितना इंटरेस्ट होगा, 6.5, 7, 7.5। माय डियर फ्रेंड्स, आज ऑन डेट इस जो क्वार्टर चल रहा है, इस करंट क्वार्टर में देखा जाए तो 8.2% ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इसमें मिलता है आपको इंटरेस्ट। माय डियर फ्रेंड, 8.2% बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट मिलता है इसमें। और ये जो इंटरेस्ट है ये क्वार्टरली बेसिस में आपको क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट टैक्स बेनिफिट्स को मैं बताऊंगा। टैक्स बेनिफिट में आप देखेंगे कि 80C के अंडर 1.5 लाख तक आपको जितना इनकम हो उसमें आपका टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसको समराइज करते हैं। समराइज में मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जिनको अगर रिस्क फ्री इनकम चाहिए रिटायरमेंट के बाद तो प्लीज ये प्रोडक्ट आप लीजिए। ये प्रोडक्ट मतलब ये स्कीम आप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके कंडीशंस, इसका फीचर्स सब कुछ हम बता चुके हैं। बस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसमें ध्यान रखिए कि आप अपने फैमिली को कॉर्पस हार्ड कैश दे के सॉल्व करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, या एक मंथली इनकम दे के सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं 30 लाख रुपए का मंथली इनकम मानूं, माय डियर फ्रेंड्स, इट इज गोइंग टू बी 20,500 रुपए, 20,500 रुपीज आपको मंथली इनकम आएगा। और 20,500 रुपीज का अगर इनकम आता है तो आज रिकरिंग आप एक सैलरी और एक पेंशन की तरह समझिए इसको। ये आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और तो और आपको अपना किसी काम के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आप अपना परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं, टूर में जा सकते हैं, चार धाम यात्रा में जा सकते हैं, एनीथिंग आप प्लान कर सकते हैं, जा सकते हैं। जब तक कैश है तब तक ऐश है। मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा आपके साथ, जब तक कैश है तब तक ऐश है। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी अपने हाथ से अपना मजबूती कभी छोड़िए मत। कैश रखना जरूरी है अपने पास। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको फैमिली को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं, चाहे फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से, माय डियर फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, एक नोबल इंटरेस्ट के साथ मैं बोल रहा हूं, आप अपने फैमिलीज इस पॉइंट को समझिए और ये कैश अपने पास रखिए। रुतबा है वो रहना चाहिए। और तो और आप वैसे रह के आप अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं बाय अर्निंग ए मंथली रिटर्न्स। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो आप हमें लिख सकते हैं और कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। हमारा मेल आईडी है meramotivation@gmail.com। और तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।